आकाश पर आज कुछ अधिक लालिमा थी। रात भर की जलती हुई बत्तियां धीरे धीरे बुझ रही थी। बंबई की सुनसान सड़कों पर लोगों की चहल पहल आरंभ हो रही थी। समुद्र के जल से उठी सलोनी धुंध ऊंची ऊंची इमारतों पर हल्की सी लकीर बनाए जा रही थी। आज वो बहुत दिनों के बाद राय साहब के घर की ओर जा रही थी। वो अब इसे अपना घर कहते हुए भी घबरा रही थी। राय साहब और मालकिन का स्नेह अब उसे सपना सा अनुभव होने लगा। बेला का विचार आते ही वो अज्ञात भय से कांप जाती। फिर भी साहस बटोर कर वो आज उसी घर में जा रही थी। उस व्यक्ति की भांति जो बार बार निराशा का सामना करके भी भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ता और उसी की शरण लेता है। फाटक के पास पहुंचकर वो रुक गई। उसने दृष्टि घुमाकर कोठी के बाग को देखा। फूल पौधे क्यारियां सब वैसी ही थी, पर उसे लगा जैसे सब उससे रूठ गए हों। प्रभात की शीतल वायु के झोंकों ने उसकी पलकों में छिपे आंसुओं को स्पष्ट कर दिया। उसके भारी पांव कठिनाई से उठ रहे थे। वो सामने के कमरे में जाने के बदले पिछले बरामदे में राय साहब के कमरे की पिछली खिड़की पर जा ठहरी। खिड़की का एक किवाड़ खुला था। उसने चोर दृष्टि से भीतर झांका। राय साहब मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। पहले तो उसने चाहा कि द्वार खटखटाए, पर फिर इसे उचित न जानकर उल्टे पांव गोल कमरे की ओर लौटी और भीतर आ गई। वहां कोई नहीं था। वो दबे पांव राय साहब के कमरे तक जा पहुंची और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर उनके देखने की प्रतीक्षा करने लगी। किसी को अपने पीछे खड़ा अनुभव करके जैसे ही राय साहब ने घूमकर देखा तो आश्चर्य और प्रसन्नता से वो उछल पड़े। संध्या ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से कलम मेज पर रख दी और बढ़कर संध्या को अपने सीने से लगा लिया। पापा, ये आंसू कैसे? संध्या ने संभलते हुए कहा। नहीं तो, उन्होंने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। जानती हो, मैं तुम्हारा ही नाम लिख रहा था। किस पर? उन्होंने कांपते हाथों से मेज पर से लिफाफा उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया। यह क्या है? ब्याह पर आने का न्योता। इस पहली को तुम्हारी बेला का ब्याह है। ब्याह? उसके कांपते होठों से धीरे से निकला और धड़कते दिल से उसने लिफाफा खोला। निमंत्रण पत्र पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर अधिकार से काम लेते हुए वो उन्हें पी गई और मुस्कुराकर बोली, पापा, बधाई हो। मैं जरूर आऊंगी आपकी बेला के ब्याह पर। पगली, तुम्हारी भी तो छोटी बहन है। हाँ हाँ पापा, मैं कभी उसके अधिकार भूल सकती हूँ, उसने पापा को सांत्वना देते हुए कहा। जब तुम्हारा नाम लिखने लगा तो आंखों में आंसू छलक आए। वो क्यों पापा? वो राय साहब के समीप कुर्सी पर बैठते हुए बोली। भाग्य का चक्कर देखकर कहाँ की ज्योति और कहाँ जाकर जली। भाग्य ठीक ही करता है पापा। हम इंसान कभी गलत मार्ग पर चलने लगे तो वो अपना लंबा हाथ बढ़ाकर हमें ठीक मार्ग पर कर देता है। मन बहलाने के लिए ये विचार अच्छे हैं। राय साहब यह कहते हुए उठे और बोले, नाश्ता कर ले, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। परंतु पापा, वो कहते कहते रुक गई। हाँ बेटी, कहो, कोई बात है क्या? हाँ पापा, एक काम से आई थी। क्या काम? वो दोबारा बैठते हुए बोले। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। वो धीमे स्वर में आंखें झुकाते हुए बोली। बस, कहो कितने चाहिए? उन्होंने ड्रॉर से बटुआ निकालते हुए पूछा। इनसे काम नहीं चलेगा। तो तुम्हें अधिक चाहिए? आश्चर्य में उन्होंने पूछा। हाँ पापा, 10,000 रुपये उधार ले रही हूँ। वादा करती हूँ जल्दी ही लौटा दूंगी। 10,000 का नाम सुनते ही पल भर के लिए राय साहब सोच में पड़ गए और फिर संभलते हुए बोले, 10,000? इतने का क्या करोगी? जरूरत है, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं इन्हें किसी व्यापार के लिए ले रही हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं। और फिर ऋण कैसा? कोई बेटियों को भी उधार देता है क्या? मैं तो स्वयं अपनी बेटी का ऋणी हूँ। उन्होंने ड्रॉर से अपनी चेकबुक निकाली और संध्या के नाम 10,000 का चेक काट डाला।
चेक को सावधानी से लपेटते हुए संध्या ने अपने पर्स में रख लिया और भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए राय साहब का धन्यवाद करने लगी। राय साहब की आंखों में भी प्रसन्नता के आंसू झलक आए। पल भर चुप रहकर स्नेह से उसकी ओर देखते हुए बोले, संध्या। जी पापा। बेला और रेणु मेरी दो आंखें हैं, परंतु उनकी ज्योति तुम हो। यह कहते हुए उन्होंने उसे फिर सीने से लगा लिया और बोले, हाँ, इस विषय में किसी से कुछ मत कहना और किसी व्यापार की सोचो तो मुझसे पूछ लेना। आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करूंगी पापा। इतने में मालकिन भी वहां आ पहुंची और संध्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों संध्या को साथ लेकर नाश्ते के लिए खाने के कमरे में जा बैठे। राय साहब ने बेला को भी बुलावा भेजा, परंतु वो नीचे नहीं आई। शायद लज्जा से वो संध्या के सम्मुख आने में घबराती थी। रेणु स्कूल जा चुकी थी। राय साहब और मालकिन अभी चाय पी ही रहे थे कि संध्या उठी और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। कहाँ? राय साहब ने मुंह से प्याला हटाते हुए पूछा। बेला से मिलने। और उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और तेज तेज कदम उठाती हुई ऊपर चली गई। कमरे का दरवाजा खोलकर पल भर के लिए वो पायदान पर रुक गई और दीवारों को देखने लगी। यहीं तो वो रहती थी। वहां का कुछ भी तो नहीं बदला था। हर चीज अपने स्थान पर जैसी की तैसी रखी थी। बदले थे तो केवल उसमें बसने वालों के मन, जो एक ही दिशा में चलते चलते अचानक अलग हो गए थे। खाली कमरे में घूमती हुई उसकी दृष्टि बाथरूम के किवाड़ पर रुक गई। बेला अभी अभी भीतर से निकली। दोनों कुछ समय तक चुपचाप एक दूसरे को देखती रहीं। दोनों के मन में एक तूफान मौजें मार रहा था। आखिर संध्या ने मुस्कुराकर धीमे स्वर में मौन तोड़ते हुए पूछा, क्या अभी सोकर उठी हो? हूँ, उसने असावधानी से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। नीचे आते डर लगता था क्या? डर किससे? शायद सोचती हो दीदी कहीं खा ही ना जाए। तो इसमें झूठ ही क्या है? तुम्हारा अधिकार जो चुराया है। ऐसा ना कहो, तुमने चुराया नहीं, मैंने उपहार में दिया है। सच दीदी, बेला ने बनते हुए कहा और संध्या के कुछ और निकट आ गई। संध्या ने पहले तो चाहा कि उसे गले से लगा ले, पर किसी आंतरिक भावना से वो रुक गई। उसे लगा जैसे बेला अब पराई हो चुकी है। बेला के गाल पर चुटकी लेते हुए वो बोली, देखना, ब्याह पर हमें बुलाना मत भूलना। बेला ने लज्जा से आंखें झुका ली। संध्या का यह वाक्य उसके दिल पर नस्तर का सा घाव कर गया। वो कैसे हैं बेला? कौन दीदी? आश्चर्य से बेला ने पूछा। तुम्हारे आनंद बाबू। संध्या के स्वर में दृढ़ता थी।